तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेन 10 कथा के अध्याय 3 में। तो चलो जय श्री फोराम्स बोलकर कथा को शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लाइक और सब्सक्राइब तो करने नहीं वाले। पिछले चैप्टर के क्रेजी क्लिफ हैंगर के बाद इस बार ड्रामा, एक्शन और डर सब कुछ डबल हो चुका है। एक तरफ गैलेक्टिक बाउंटी हंटर क्रैब ओमनिट्रिक्स को छीनने प्योर ब्रूट फोर्स के साथ अर्थ पर आ चुका है, और दूसरी तरफ मिलिट्री भी इस पूरे केओस में कूद चुकी है। कहानी वहीं से पिकअप होती है जहाँ पिछला इशू खत्म हुआ था। ग्वेन फुल स्पीड में हमारी बिलव्ड रस्क बकेट आरवी को ड्राइव करते हुए सीधे अपने कजिन बेन की तरफ बढ़ रही है, और हाँ, इस बार क्लोजअप देखने पर साफ पता चलता है कि रस्क बकेट पर वही क्लासिक ब्लू और रेड स्ट्रिप्स है जो हमने क्लासिक सीरीज में देखी थी। बेन जो उस वक्त कैनन बोल्ट फॉर्म में होता है, एक येलो रोली पोली की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, क्योंकि ग्वेन तो बस उसे रोड किल बनाने पर तुली हुई है। ग्वेन अंदर से फुल एटीट्यूड में चीयर करते हुए चिल्लाती है, मुझे पता था कि एलियन सच में होते हैं। रुक जा बेन, बस इस बात को तेरे बेवकूफ चेहरे पर मलने का इंतजार कर रही हूँ मैं। भाई उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिसे वो कुचलने जा रही है वो खुद बेन ही है। बेन लास्ट सेकंड पर साइड में जंप मारता है और अपनी जान बचाता है। ग्वेन एक जोरदार टायर के स्क्रीच के साथ गाड़ी रोकती है। वो गुस्से में एक टेनिस रैकेट उठाकर गाड़ी से बाहर निकलती है, और हमें पहले से ही पता है कि ग्वेन लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो चिल्लाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इंसानी ब्रीड को अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम इंसान बिना लड़े हार नहीं मानते। बट जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई दुश्मन एलियन नहीं है, बल्कि बेन मिड ट्रांसफॉर्मेशन में है, और वो बॉडी मॉर्फिंग प्रोसेस देखने में दर्दनाक लगता है। बेन हफ्ते हुए अपने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है, ग्वेन रुको, ये मैं हूँ। ग्वेन शौक में अपना टेनिस रैकेट नीचे रखती है और उसके पास बैठकर पूछती है कि ये कैसे हुआ। बेन अपनी सांस बहाल करते हुए पैनिक में बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसकी कोई सफाई दे सकता हूँ? आसमान से कुछ नीचे गिरा था और अगले ही पल मैं नहीं रहा। मतलब मैं ही था, पर मैं बदल चुका था। मुझे बहुत डर लग रहा था, और ग्वेन आर्मी पहले से ही यहाँ आ चुकी है और मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे ही है। यहाँ हमें बेन और ग्वेन का एक नया 3 डायमेंशनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओरिजिनल सीरीज की तरह उनके आपस में सिर्फ बिकरिंग नहीं चल रही, बल्कि यहाँ दोनों के बीच एक जेन्युइन केयर दिखाई गई है, जो रिबूट सीरीज से काफी इंस्पायर्ड लगती है। बेन खुलकर बोल रहा है कि वो स्कैर्ड है, और ग्वेन एक प्रोटेक्टिव बहन की तरह उसके साथ खड़े होने के लिए रेडी है। अब सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री कैंप की तरफ, जहां फुल हाई अलर्ट का माहौल है। कर्नल रोजम ऑपरेशन रूम में खड़ा और उन स्काउट टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसे पिछले इशू में जंगल में भेजा गया था। वहाँ क्या चल रहा है? राम से मुझे गैलोवे से सीधा बात करनी है। राम से मॉनिटर को स्टेयर करते हुए ब्लैंकली बोलता है, हम कोशिश कर रहे हैं सर, पर वहाँ से कोई जवाब भी नहीं दे रहा। और देखो, इन बेचारों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी पूरी टीम के परकच्चे उड़ चुके हैं। सडनली पूरे बेस पर रेड अलार्म बजने लगता है। पैरामीटर ब्रीच हो चुका है, बाहर क्रैब आ चुका है और तबाही मचाने लगा है। वो सोल्जर्स पर भारी पड़ते हुए व्हीकल और पूरे ट्रक लोडर को उठा कर फेंक रहा है। सोल्जर्स उस पर हेवी सप्रेसिव फायर खोल देते हैं। क्रैब हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि इस प्लेनेट का रुकावट डालने का तरीका सच में तरस खाने लायक है। ग्रैंडपा मैक्स से थोड़ी दूर पर एक सेफ लोकेशन पर ये सब छुप कर देख रहे हैं। मैक्स सिचुएशन को जज करते हुए धीरे से विस्पर्स करते हुए कहते हैं, ये लोग सामने वाले के आगे बेहद कमजोर है, इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। कर्नल कमांड सेंटर से बाहर आकर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, टारगेट दुश्मन है, इसे आग से जलाकर राख कर दो। तभी दो एलिट सोल्जर्स जो बिल्कुल डूम गेम के कैरेक्टर्स जैसे लग रहे हैं, अपने हेवी फ्लेम थ्रोवर्स से क्रैब पर आग की भयंकर बारिश कर देते हैं। पूरा एरिया एक मैसिव एक्सप्लोजन और फायर से घिर जाता है, पर ऐसा लगता है कि आजकल आग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रैब बिना रुके उस फायर से आगे निकलता है और बोलता है, ये फालतू की रुकावटें बिल्कुल बेअसर है, ओमनी सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। एक मैसिव फायरबॉल उस स्टोरेज कंटेनर से टकराती है जहां मैक्स छुपे थे। मैक्स जंप मार के एक व्हीकल के पीछे आते हैं और उन्हें लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो अपने पॉकेट से एक स्टॉपवॉच जैसा हाईटेक डिवाइस निकालते हैं और कहते हैं, ये शायद एक गलती हो सकती है, पर अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैक्स बटन क्लिक कर देते हैं। वापस आरवी के अंदर बेन और ग्वेन आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि ये वॉच कितनी अजीब है और बेन का एलियन बनना कितना हॉरिफाइंग था। क्लासिक सीरीज में बेन वॉच मिलते ही एक्साइटेड हो गया था, पर यहाँ डायनामाइट कॉमिक्स में बेन को एक रियलिस्टिक 10 साल का बच्चा दिखाया गया है जो इस स्कैरी सिचुएशन से डरता है। तभी सडनली गाड़ी के डैशबोर्ड से एक बीप की आवाज आती है। इंजन अपने आप रोर करता है और रस्क बकेट फुल स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगती है। बेन डर के मारे गाड़ी को टाइटली पकड़ते हुए पूछता है, इस चीज को कौन चला रहा है? तब ग्वेन कहती है, मैं तो बिल्कुल नहीं चला रही, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये अपने आप ही चल रही है। ग्वेन चिल्लाती है और दोनों बच्चे हवा में उछल रहे होते
जाते हैं। बेन ग्वेन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं समर वेकेशन वाले चक्कर को यहीं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ग्वेन सार्कास्टिकली जवाब देती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें यहाँ मजा नहीं आ रहा? तभी रस्क बकेट मिलिट्री कैंप के गेट्स को तोड़ते हुए सीधे तबाही के बीचों बीच आकर रुकती है। मैक्स ने अपने उस गैजेट से गाड़ी को सीधे यहाँ बुलाया था। गाड़ी रुकते ही बेन और ग्वेन बाहर देखते हैं, जहाँ पूरे कैंप में मैसेकर चल रहा है। अर्थ के बेस्ट डिफेंडर्स को क्रेब गाजर मूली की तरह काट रहा है। ग्वेन जब चारों तरफ मौत का नजारा देखती है तो वो शौक में कहती है कि ओ नहीं, ये तो बिल्कुल कोई मिलिट्री कंपाउंड लग रहा है और वहाँ कोई अजीब सा मॉन्स्टर है। तभी क्रेब एक सोल्जर का सर बेरहमी से क्रश कर देता है। तब बेन कहता है कि हाँ, बाहर का नजारा देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। तब ग्वेन बेन के ग्लोविंग रिस्ट डिवाइस को देखते हुए कहती है, खतरनाक? बेन, लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर चेंज है। क्लासिक शो के बिल्कुल उल्टे ग्वेन बेन को हीरो बनने के लिए पुश कर रही है, जबकि बेन डर के मारे हेजिटेंट है। पर लोगों को मरता देख बेन डिसाइड करता है कि उसे कूदना पड़ेगा। क्रेब का ट्रेकर ब्लास्ट होता है क्योंकि ओमनी सिग्नल बिल्कुल सामने व्हाइट हॉट है और तभी बेन फुल फोर्स में डायमंड हेड बनकर बाजू से फुल चार्ज करता है। बाय द वे, इस डायमंड हेड का डिजाइन चेक करो। शर्टलेस लुक, पेंट्स के साथ बिल्कुल एक रॉक सॉलिड हल्का वाइब्रेशन दे रहा है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग है। डायमंड हेड सीधे क्रेब पर स्लैम होता है और उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। क्रेब शॉक में आते ही अपनी एनर्जी से बेन को पीछे फेंकता है और बोलता है, इस 2 कौड़ी के पत्थर पर एक पेट्रोसेपियन। क्या तुमने सच में क्रेब की इंटरगैलेक्टिक स्टोरीज के बारे में नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो तुम इसे बताने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे। सदियां बीत गई है मुझे किसी पेट्रोसेपियन से लड़े हुए। चलो, शायद ये प्लेनेट आखिरकार मुझे थोड़ी चुनौती देगा। बेन जमीन से उठते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। और वो अपने क्रिस्टल आर्म से एक हेवी इंटरनल वाइटल्स वाला पंच सीधे क्रेब के चेस्ट पर मारता है और कहता है, अर्थ पर तुम्हारा स्वागत है। क्रेब के मेटल चेस्ट पर एक मैसिव डेंट पड़ जाता है, पर वो अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। वो बेन के लड़ने के तरीके को जज करते हुए बोलता है, दिलचस्प है, तुम्हारे पास ताकत तो है पर कोई डिसिप्लिन नहीं है और तुम्हारी छुपी हुई एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। तब डायमंड हेड बोलता है, जो भी हो, तुम अभी भी बिना इजाजत के यहाँ घुसे हो तो तुम्हें मेरे इस इलाके को खाली करना होगा। मतलब अपने इस लोहे के बट को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। पेड़ के पीछे मैक्स ये सुनते हैं और शौक में कहते हैं कि मेरा इलाका। उन्हें इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये उनका पोता बेन ही बात कर रहा है। क्रेब अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपनी आइस से एक किलर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बेहद जल्द आने वाली मौत का तोहफा दूंगा। बेन बेयरली साइड में डॉज करता है और तभी उसका बेल्ट रेड ग्लो करने लगता है। वो इसका पेनफुल डी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस से शुरू हो जाता है और बेन वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये कैसा बदलाव है? तभी उसकी नजर ओमनिट्रिक्स पर पड़ती है। फिर वो कहता है, बॉस इस बात से बहुत खुश होंगे। क्रेब बेन को कुचलने के लिए अपना भारी पैर उठाता है। बेन डर के मारे चिल्लाता है और क्रेब की एक फेटल हिट को नैरोली डॉज करता है। रस का बकेट के अंदर ग्वेन पैनिक में चिल्लाती है और तभी ग्रैंडपा मैक्स अंदर आते हैं। ग्वेन पूछती है, आप अब तक कहाँ थे और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैक्स उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, माफी चाहता हूँ ग्वेन, पर अभी हमारे पास सफाई देने का बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम पहले ही उससे कहीं ज्यादा देख चुकी हो जितना तुम्हें देखना चाहिए था और हम इस बात से बाद में निपटेंगे। पर अभी हमें तुम्हारे कजन की मदद करने के लिए कुछ करना होगा, इससे पहले कि उस एलियन के साथ मामला सच में बहुत ज्यादा बुरा हो जाए। क्रेब बेन के पास खड़ा है और उसकी आंखों में एनर्जी फुल चार्ज हो चुकी है और वो बोलता है, यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर इस ब्रह्मांड को तुम्हारे खात्मे की जरूरत है। बेन बिल्कुल स्टोइक रूप में कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, बट फैमिली प्रोटेक्शन इज ऑलवेज देयर। रस्क बकेट से एक सडन सोनिक ब्लास्ट निकलता है जो सीधे क्रेब के सिस्टम को फ्रीज और रिबूट कर देता है। तभी बेन अपने रिस्ट को देखता है जहाँ ओमनिट्रिक्स ग्रीन हो चुका है। तभी बेन कहता है कि अगर इस चमक का वही मतलब है जो मैं सोच रहा हूँ तो चलो शुरू करते हैं। बेन डायल को स्लैम करता है और बूम, फोर आर्म्स इज बैक। फोर आर्म्स आगे बढ़ते हुए कहता है, केकड़े के चेहरे वाले दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। फिर फोर आर्म्स बिना सोचे समझे क्रेब पर अटैक करता है, उसे एक हेवी अपरकट मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसे एक मेटल स्टोरेज कंटेनर से टकरा देता है और कहता है, तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास 4 हाथ वापस आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि मैं एक असली सुमो स्लैम कर सकता हूँ। और यहाँ पर आता है पूरे कॉमिक का सबसे ब्रूटल पार्ट। फोर आर्म्स क्रेब को जमीन पर लिटाकर फेरल हो जाता है। वो उसके हेड को बार बार स्मैश करता रहता है जब तक कि उसके साइबरनेटिक पार्ट्स टूटकर अलग नहीं हो जाते। ऐसा लगता है कि उसने उसे मार ही दिया। तभी फोर आर्म्स नोटिस करता है कि पूरी मिलिट्री ने उन्हें सराउंड कर लिया है और उन पर गन्स तानी हुई है। फोर आर्म्स कहता है, अब मैं खुद को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकालूं? और वो पैनिक करता है। पर ग्रैंडपा मैक्स के बैग ऑफ ट्रिक्स बहुत गहरे हैं। वो आरवी के रूफ से एक सुपर थिक स्मोक स्क्रीन ड्रॉप कर देते हैं जिससे 7 फुट टॉल और 300 पाउंड का मस्कुलर मॉन्स्टर इस स्मोक का फायदा उठाकर चुपके से आरवी के बैक सीट में ठूस जाता है और रस्क बकेट फॉरेस्ट में भाग निकलती है। उम्मीद है जब तक कर्नल को समझ आएगा कि क्या हुआ था तब तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे और वो वैसे भी हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। उनके इस लेवल के वेपन्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। खासकर उन सब के बाद
जो मैंने उनके साथ किया है। बेन बैक सीट पर लेटकर ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और एग्जॉशन से टूट चुका है। अभी ग्वेन पूछती है क्या तुम ठीक हो? बेन थोड़े डर और सार्काज्म में कहता है हाँ मैं बिल्कुल मजे में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स स्माइल करते हुए दोनों को तसल्ली देते हैं, तुम दोनों डरो मत, ये तो अभी शुरुआत है, समर वेकेशन तो अभी बस शुरू हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अब वापस बेस पर स्मोक साफ हो चुका है। सोल्जर कर्नल रोजम को रिपोर्ट देता है सर खोजी दस्ता बाहर निकल चुका है पर सर्विलेंस सिस्टम अभी भी ऑफलाइन है। कर्नल मुस्कुराकर क्रेप की टूटी फूटी डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है मुझे कोई हैरानी नहीं है, उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह ज़ेप्ट किया। साफ पता चलता है कि वो अपने निशान मिटाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे, पर अच्छी तरफ देखो ये पूरी तरह से एक नाकामी नहीं है। आखिरकार वो हमारे लिए एक तोहफा छोड़ कर गए हैं। क्लीन यूनिट अंदर जाओ और इस स्पेसिमेन को इकट्ठा करो, मुझे जितना जल्दी हो सके इसका पूरा एनालिसिस चाहिए। अब सीन फ्लैश होता है डीप स्पेस में जहाँ विलगेक्स के ड्रोन से उसे रिपोर्ट देते हैं ऑलमाइटी अलर्ट, डाटा सेंटर को एक नया अपडेट मिला है। प्राइम ऑपरेटिव क्रेप की तैनाती कामयाब रही थी पर उसका बायो सिग्नल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। विलगेक्स यहाँ फुल बैटल वॉरलॉर्ड आर्मर में दिख रहा है और उसका आधा फेस मेल्टेड है और हेवी बैटल स्कार्स है। वो सामने एक मैसिव प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग शिप को देखता है और गुस्से में खुद से कहता है कि तो क्रेब उस वेपन को लाने में नाकाम रहा, जो मुझे इस मोड पर और ज्यादा क्यूरियस बना रहा है। आखिर ऐसी कौन सी यहाँ रहने वाली प्रजाति होगी जो एक साइबरनेटिक इनहेंस्ड हेंचमैन का सामना करने के काबिल रही होगी। जितना तो दूर की बात है शायद मैंने इस प्लेनेट को थोड़ा कम आंका था, अब इस पर खास ध्यान देना होगा। यकीनन वो उस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जो आगे आने वाला है। वो बहुत जल्द ब्रह्मांड के इस पहले सच के नियम को जान जाएंगे जैसे उनसे पहले हर दूसरी दुनिया ने जाना था। वो अपने बेमतलब के वजूद के खून में नहा रहे होंगे, तब वो आखिरकार इस बात को हमेशा के लिए जान जाएंगे कि विलगेक्स हुकूमत करता है। विलगेक्स ऑफिशियली हेडिंग टू अर्थ एंड अ काउंटडाउन हैज बिगन। ओ भाई क्या खतरनाक एंड था। आई होप आपको भी ये इशू पसंद आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। जैसे कि एंड में टीज किया गया है कि अगला विलन और कोई नहीं बल्कि हमारा नाइटमेयर मैजिशियन ज़ोम्बोज़ो और उसके सर्कस फ्रीक्स होंगे। इनके डिजाइन से रिवील हो चुके हैं और ज़ोम्बोज़ो का लुक सच में अटरली टेरिफाइंग और प्योर हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। आपको डायमंड हेड का शर्टलेस लुक और बेन का क्रेप को खत्म करना कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इशू 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।